स्वागत है आप सभी का डाउटनेट पर। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। बेटा आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा अध्याय कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी, जिसका पहला लेक्चर जो हुआ था बहुत ही बढ़िया हुआ था। मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया हुआ था, अच्छे तरीके से आपको चीज समझाई गई थी। आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे और पढ़ेंगे क्या, साधन पढ़ने वाले हैं किसके, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के, आनुवांशिक अभियांत्रिकी के, या मैं बोलूंगा जैव प्रौद्योगिकी के। क्या मतलब है आएगा भी समझ। देखिए पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि भैया जैव प्रौद्योगिकी क्या होती है, ये हमें समझ में आ गया था कि सजीवों का इस्तेमाल करके हम उनसे जो उत्पाद मिल रहे हैं उनका हम उपयोग कर रहे हैं, वो जैव प्रौद्योगिकी है। लेकिन कैसी जैव प्रौद्योगिकी थी सर, वो थी हमारी प्राचीन और यूरोपीय फेडरेशन बायोटेक्नोलॉजी जो है, यूरोपीय संघ जो है किसका, जैव प्रौद्योगिकी का, उसकी डेफिनेशन हमने देखी थी। हमने बोला कि भैया दो प्रकार की जैव प्रौद्योगिकी थी, एक थी प्राचीन और एक थी आधुनिक। ठीक है, प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी में हमने क्या पढ़ा था कि सर प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी में हम कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, कोई आनुवांशिक परिवर्तन नहीं कर रहे, सिंपली एक जीव है जिससे उत्पाद हमें मिल रहा है। जैसे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया से हमें क्या मिल रही थी, दही मिल रही थी। यीस्ट से हमें मीठी डबल रोटी या ब्रेड मिल रही थी। यीस्ट से हमें अल्कोहल मिल रही थी। कई कवकों से जैसे पेनिसिलियम से हमको पेनिसिलिन मिल रहा था, प्रतिजैविक मिल रही थी। यानी कुल मिलाकर पुरानी जैव प्रौद्योगिकी में हम सिंपल क्या बात करते हैं कि जो एक प्राकृतिक रूप से कोई चीज मिल रही है किसी सजीव से, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जैव प्रौद्योगिकी है। ये है ओल्ड। आधुनिक जो है वो ये बोल रही है कि भैया हम ना कुछ परिवर्तन लाते हैं, कुछ चेंज लेकर आते हैं। किस स्तर पर, आनुवांशिक स्तर पर। किसी जीव के अंदर जीन डाल देते हैं या किसी खराब जीन को हटा देते हैं। सुनना क्या बोला, या तो कोई बढ़िया जीन डाल दो है ना, या खराब जीन हटा दो। ऐसा जीन डाल दो जिससे हमें बहुत सारा उत्पाद मिल जाए, बढ़िया उत्पाद मिल जाए। तो दिस इज कॉल्ड क्या, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी। सिंपल सा मीनिंग था, समझ में आ गया था। चले आगे। अब जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत जो थे मैंने आपको बताया था कि भैया जैव प्रौद्योगिकी जो है वो दो चीजों पर आधारित है। जैव प्रौद्योगिकी के अगर सिद्धांत की मैं बात करूं तो जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत हैं। पहला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी हम लोगों ने बात करी थी कि भैया आनुवांशिक अभियांत्रिकी जो है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी जो है क्या कहती है कि आप किसी जीव के अंदर अपनी इच्छा अनुसार कोई जीन डाल रहे हैं। आप किसी जीव के अंदर अपनी इच्छा के अनुसार कोई जीन डाल रहे हो, किस उपलक्ष्य में, कि आप उसके अंदर उत्पाद पैदा करना चाहते हो। तो आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब क्या था कि आप खेल रहे हो किसके साथ, आनुवांशिक पदार्थ के साथ। डीएनए या आरएनए जो है, मेनली डीएनए के साथ हम खेल रहे हैं, जीन के साथ खेल रहे हैं। किसी जीन को हम डाल रहे हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, उत्पाद मिल जाए। दिस इज कॉल्ड आनुवांशिक अभियांत्रिकी। और ये जब आप करेंगे तो आप वहां पर माध्यम कैसा चाहेंगे सर, हम वहां पर माध्यम जो है वो कैसा चाहेंगे, रोगाणु रहित चाहेंगे। ये क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम अभियांत्रिकी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम अभियांत्रिकी। ठीक है, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। मीनिंग समझ बेटा, मीनिंग समझ, मीनिंग समझेगा तो फील होएगा, समझ में आएगी चीज। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा लो दिखाई दे रहा हूँ, तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, लेकिन कोशिश हम पूरी करेंगे कि आपको एक एक चीज समझ में आए। आपका काम है समझना यार, समझो, फील करो, रटना नहीं है ना भाई। मैं हूं, देख सिंपल सी बात है, मैंने बोला वही वाला एग्जांपल याद कर जो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब इस पृथ्वी पर जितने भी ह्यूमंस है सभी के अंदर इंसुलिन खत्म हो गया। इंसुलिन को बनाने वाला जो जीन जो था वो सभी के अंदर खराब हो गया। मैं एक ऐसा व्यक्ति अकेला बचा हूं जिसके अंदर वो जीन काम कर रहा है, यानी मेरे अंदर इंसुलिन है। अब क्या मेरे उस जीन से या मेरे उस इंसुलिन से बाकी सभी मनुष्यों को सही किया जा सकता है? हाँ, क्या करेंगे, मेरा जीन लेंगे, उस जीन की कॉपीज बनाएंगे, है ना,
और उन कॉपी को किसके अंदर, मनुष्यों के अंदर डाल देंगे। एक तक काम तो ये हो सकता है, या दूसरा काम ये हो सकता है कि मनुष्यों में डालने से बेहतर है हम किसी और जीव में डालते, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया, वहां पर डाल दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर वो जीन डाल दिया, वो जीन अपना काम करेगा, इंसुलिन बनाएगा, तो ई कोलाई में से इंसुलिन निकालकर इंसुलिन के इंजेक्शन दे देंगे ह्यूमन। समझ में आया? तो कुल मिलाकर हम क्या कर रहे थे सर, हम आनुवांशिक स्तर पर परिवर्तन कर रहे हैं। और ये काम जब हम करेंगे, जिस लैब में करेंगे उस जगह वहां का वातावरण जो होएगा वो कैसा होएगा, रोगाणु रहित होएगा कि रोगाणु युक्त होएगा। तो रोगाणु रहित हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, वातावरण। तो रोगाणु रहित वातावरण को बनाए रखना क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम अभियांत्रिकी। और जिस लैब में, जिस जगह पर आप ये काम करेंगे, जहां पर आप आनुवांशिक परिवर्तन करेंगे, वो क्या कहलाएगी, आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो ये दो मेन क्या है, सिद्धांत हैं किसके, बायोटेक्नोलॉजी के, जैव प्रौद्योगिकी के, ये दो मेन प्रिंसिपल्स हैं। डन। इन्हीं को एक बार पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर, हालांकि हमने पढ़ लिया था लेकिन फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। दो है ना, सबसे पहला जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या बोल रही है, देखो एक बार पढ़ो। इस तकनीक के द्वारा आनुवांशिक पदार्थ, डीएनए या आरएनए, अब आप बोलेंगे सर आरएनए आनुवांशिक पदार्थ थोड़ा ना होता है, वायरस में तो होता है ना, पढ़ा है ना, कि रसायन लेकर, हमने क्या ले लिया, आनुवांशिक पदार्थ जो है उसको लेकर किसी जीव में डाल दिया। अब परपोषी जीव का मतलब जिसके अंदर डाल रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, परपोषी, उसके अंदर डाल दिया, होस्ट बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, होस्ट। भाई साहब मैं आपके घर पर आया तो मैं क्या कहलाऊंगा, गेस्ट, और आप क्या कहलाओगे, होस्ट, है ना। तो जरा सोचिए, मैं एक जीन हूं और मैं आपके घर में डाला जा रहा हूं, तो मैं क्या कहलाऊंगा, गेस्ट, और आप क्या कहलाओगे, होस्ट। सिंपल। तो होस्ट ऑर्गेनिज्म का मतलब परपोषी जीव जिसके अंदर जीन डाला जा रहा है, ठीक है, उसमें प्रवेश कराकर हम प्रवेश करा देंगे। अब जब वो प्रवेश कर जाएगा जीन, तो अपने लक्षण दिखाएगा, कुछ उत्पन्न करेगा, और लक्षण दिखाएगा, कुछ चीज उत्पन्न करेगा। तो जरा सोचिए, दिमाग लगाए, ये एक कोशिका है जिसके अंदर अभी तक जीन नहीं था, वो जीन जो इंसुलिन बनाता था वो नहीं था, समझना। ये एक कोशिका जो इंसुलिन थोड़ा ना बना रही है, मान लो ये ई कोलाई बैक्टीरिया था, ई कोलाई कौन है, बैक्टीरिया, ये इंसुलिन थोड़ा ना बना रहा था। यानी अगर मैं इसका लक्षण देखूं इस कोशिका का, तो ये इसका लक्षण जो था वो ये कि ये इंसुलिन नहीं बना रहा, मैंने कहा। लेकिन जब मैंने जीन डाल दिया, मैंने जीन डाला, तो वो जीन यहां पर अपने आप को अभिव्यक्त करेगा, अभिव्यक्त करेगा, ये कोशिका क्या बनाएगी, इंसुलिन। तो जरा सोचिए, क्या इसका लक्षण नहीं बदल गया, पहले नहीं बना रहा था, बनाने लग गया, यानी कहीं ना कहीं लक्षण बदल गया, एक एक्स्ट्रा लक्षण आ गया, लक्षणों में चेंज आया। तो जरा सोचिए क्या लिखा हुआ कि जब आप किसी आनुवांशिक पदार्थ को, है ना, जीन को, उस रसायन को लेकर किसी जीव में, किसी कोशिका में डाल रहे हैं, प्रवेश करा रहे हैं, तो उस कोशिका का, उस जीव का लक्षण जो है, यानी फिनोटाइप जो है, क्या वो परिवर्तित हो जाएगा, यस, यही क्या कहलाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगी। सिंपल, खत्म। अब ये काम जहां पर आप करेंगे वहां पर एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, रोगाणु रहित, वो क्या कहलाएगी, जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। पढ़ लीजिए, जितनी भी प्रक्रियाएं होंगी उन प्रक्रियाओं में रोगाणु रहित वातावरण बनाकर वांछित, वांछित का मतलब वो जीव जिसके अंदर हम डाल रहे हैं, ठीक है, या सुकेंद्र की कोशिकाओं में वृद्धि अधिक मात्रा में जैव प्रौद्योगिकी उत्पादों के लिए कराई जाती है। यानी कुल मिलाकर यहां से यहां तक जो चीज बता रखी है वो ये कि भैया बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का मतलब क्या है कि एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसा प्रोसेस का मतलब समझे, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो हम सजीव ले रहे हैं, जिसमें हम आनुवांशिक परिवर्तन करा रहे हैं, जिस सजीव में एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम किसी सजीव में जब परिवर्तन करा रहे हैं, तो वहां पर वातावरण जो है वो कैसा ले रहे हैं, सूक्ष्म जीव रहित ले रहे हैं या रोगाणु रहित ले रहे हैं, कोई रोगाणु वहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आपका प्रश्न होगा कैसे बनाएंगे सर, रोगाणु रहित कैसे करेंगे। तो जब हम कॉलेजेस में जाते, जब मैं पहली बार जब कॉलेज में प्रैक्टिकल किया था इस तरीके का बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित, मैंने जब प्रैक्टिकल किया था
तो एक मशीन होती थी, उसका नाम होता था लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो एक मशीन होती है, बहुत बड़ी सी मशीन होती है इस तरीके से, है ना। इस मशीन का नाम है लेमिनार एयर फ्लो। इसके अंदर हम ऊतक संवर्धन करते थे। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ऊतक संवर्धन। आप एक पादप का एक छोटा सा भाग लेते, ऊतक लेते हैं ना, और उसको फ्लास्क के अंदर डाला था, याद करा था ना। तो ये जो मशीन जो होती है, इस मशीन में क्या था, इस तरीके का बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित मैंने जब प्रैक्टिकल किया था, तो एक मशीन होती थी, उसका नाम होता था लेमिनार एयर फ्लो। लेमिनार एयर फ्लो एक मशीन होती है, बहुत बड़ी सी मशीन होती है इस तरीके से, है ना। इस मशीन का नाम है लेमिनार एयर फ्लो। इसके अंदर हम ऊतक संवर्धन करते थे। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ऊतक संवर्धन। आप एक पादप का एक छोटा सा भाग लेते, ऊतक लेते हैं ना, और उसको फ्लास्क के अंदर डाला था, याद करा था ना। तो ये जो मशीन जो होती है, इस मशीन में सामने से हवा चल रही होती है, वायु आ रही होती है, एयर सामने से आ रही होती है, और वो एयर एक फिल्टर से होकर आती है जिसका नाम होता है हीपा फिल्टर। हीपा हीपा क्या होता है? फिल्टर होता है। फिल्टर होते हैं ना, फिल्टर। हीपा एक फिल्टर का नाम है जिसका फुल फॉर्म है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर। ठीक है, आपने ये याद नहीं रखना, ये जस्ट मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक बड़ा सा यंत्र है, आप चाहे तो एक काम करना, गूगल पर ये नाम लिखना, लेमिनार एयर फ्लो मशीन, ये लिखना। आपको इमेजेस देखना, उसकी फोटो देखना, आपको पता लग जाएगा एक बड़ा सा यंत्र होता है। ठीक है, उस यंत्र में ना पीछे से हवा आती है, हवा ब्लो करती है। ठीक है, ब्लो मतलब हवा आ रही है, और वो हवा एक फिल्टर पेपर से, या मैं बोलूंगा एक फिल्टर होता है, उससे क्रॉस होती है। उस फिल्टर का नाम है हीपा। अब आपको पते की बात बताऊं, ये जो हीपा फिल्टर जो होता है ना, ये हीपा कौन है? फिल्टर है। इस हीपा फिल्टर से जो एयर आ रही है, वो उस एयर में कोई भी रोगाणु नहीं होता। वो फिल्टर रोगाणुओं को साफ कर देता है। और आपको एक पते की बात और बताए, आजकल की डेट में अगर आप एनसीआर एरिया में जाते हैं, एनसीआर जैसे दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कलकत्ता हो गया, है ना, गुड़गांव हो गया, ये जो एनसीआर एरिया कहलाते हैं, है ना, महानगर जो है, ठीक है, तो यहाँ पर प्रदूषण बहुत ज्यादा है। हाँ सर, प्रदूषण बहुत ज्यादा है। तो लोग क्या करते हैं अपने घरों में, आपने सुना होगा, लोग क्या करते हैं अपने घरों में ना एयर फिल्टर रखते हैं आजकल। एयर फिल्टर घरों के अंदर, आप चाहे तो गूगल पर या अमेजोन पर सर्च करिएगा, एयर फिल्टर 30-35 हजार रुपए का आता है एयर फिल्टर। मैंने भी अपने घर पर रख रखा है, क्योंकि मैं भी एनसीआर में रहता हूं, तो बहुत प्रदूषण है। तो जिस रूम में मैं रहता हूं, वहां पर मैंने एयर फिल्टर रख रखा है। तो वो क्या करता है, आपके कमरे के अंदर अगर वायु में प्रदूषण है, तो उसको खींचकर वो वायु को खींचकर उसके अंदर फिल्टर कर देता है और साफ वायु को निकालता है। और पते की बात आपको ये बता दें, एक कंपनी है जिसका नाम है केंट एक कंपनी है जिसका ब्रांड एम्बेसडर है हेमा मालिनी। अगर आपने नाम सुना, हाँ सर सुना है, केंट नाम से कंपनी है जिसके ना वाटर प्योरीफायर आरओ आते हैं। ठीक है, तो वो जो कंपनी है जिसकी ब्रांड एम्बेसडर हेमा मालिनी है, उस कंपनी ने एक है ना एयर फिल्टर निकाला था। उस एयर फिल्टर में स्पेसिफिकली एक एड आता था, उस एड में उन्होंने बोला था क्या, कि ये जो एयर फिल्टर है इसमें हीपा फिल्टर लगा हुआ है, हीपा। तो कुल मिलाकर मैं जो चीज बता रहा था वो ये कि ये एक फिल्टर होता है जो रोगाणुओं को साफ कर देता है, खत्म कर देता है। ठीक है सर, और तो आप इस मशीन के अंदर जब काम करते हैं, तो सामने से जो एयर आती है उसमें से सारे रोगाणु साफ हो जाते हैं। क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी संबंधित, आपको कैसा करना है, वातावरण कैसा मेंटेन करना है सर, रोगाणु रहित। एक काम तो ये होता है। दूसरा, अब जरा सोचिए, इस मशीन के अंदर तो वातावरण रोगाणु रहित है, लेकिन इस मशीन के अंदर जब आप अपने हाथ ले जाएंगे, ऐसे इस मशीन के अंदर आप अपने हाथों से जब काम करेंगे, अब जरा सोचिए, आप अगर हाथ धोकर नहीं आए या आपने हाथ कहीं और छू दिए हैं, तो हो सकता है आपके हाथों पर रोगाणु हो, है ना। तो इस कंडीशन में क्या किया जाता है, इस मशीन में काम करने से पहले अपने हाथों पर अल्कोहल डाला जाता है, इथेनॉल। तो हम क्या करते थे, थोड़ा सा अल्कोहल डालते थे, इथेनॉल डालते थे, हाथों को इस तरीके से साफ करते थे, यूं बस इस तरीके से मसलते थे, लाइक ए सैनिटाइजर, जो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। सैनिटाइजर जो होते हैं, जो
कोविड के समय पर मैक्सिमम लोगों ने इस्तेमाल किया है ना। तो सैनिटाइजर क्या करते हैं, आपके हाथों पर जो भी रोगाणु होते हैं उनको साफ कर देते हैं। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात थी बेटा कि आप जब भी जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप वो एक्सपेरिमेंट कैसा करना चाहेंगे, एक ऐसी जगह पर करना चाहेंगे जहां पर रोगाणु नहीं हो। इस प्रक्रिया को बोला जाता है जैव प्रक्रम इंजीनियरिंग। ठीक है, क्या बनाना चाहते हैं सर, हम प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स बनाना चाहते हैं, टीके वैक्सीन बनाना चाहते हैं, एंजाइम्स बनाना चाहते हैं। इनके निर्माण के लिए जिस जगह पर आप कार्य करेंगे वो कैसा होना चाहिए, रोगाणु रहित होना चाहिए। ठीक है जनाब, ये चीज हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में भी देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर प्रक्रिया की। किसकी? प्रक्रिया की। कि भैया आनुवांशिक इंजीनियरिंग के मुख्य चरण क्या है। आनुवांशिक इंजीनियरिंग मतलब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी आनुवांशिक अभियंत्रिकी जो है, इसमें आप क्या करने वाले हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूं उसी एग्जाम्पल से, वही मेरे वाला एग्जाम्पल जो था है ना, इंसुलिन वाला। आप क्या करना चाहते हैं, आपका सबसे पहला काम क्या होएगा, आप वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करेंगे। सोचिए, आपने कहा वही वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखना, कि वही वाला एग्जाम्पल दिमाग में रखना क्या, कि भाई साहब जितने भी मनुष्य हैं सभी के अंदर मान लो जीन खराब हो गया जो इंसुलिन बना रहा था, तो अब मेरे पास वो जीन बचा है जो इंसुलिन बना रहा है। तो सबसे पहला आपका क्या कार्य क्या होगा कि सर हमें उस जीन की पहचान करनी है जिस जीन की हमें कॉपीज बनानी है ना। तो उस जीन को हम क्या बोलेंगे, उसको हम वांछित जीन बोलेंगे। इसको हम ऐच्छिक जीन भी बोल देते हैं। ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा अनुसार जीन जिसका हमें कॉपी बनानी है, लिपियां बनानी है। ठीक है, डन। तो सबसे पहला काम यही होएगा। हाँ सर। दूसरा काम, अब वो जो जीन जो होएगा उस जीन को, उस चिन्हित मतलब हमने जीन को सेलेक्ट कर लिया। चिन्हित जीन या चिन्हित डीएनए मतलब सेलेक्टेबल जीन, जिसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हम उसको किस में डालेंगे सर, किसी कोशिका में डालेंगे। डाला था कि नहीं डाला था, ई कोलाई में डाला था। हाँ सर डाल दिया था। चलिए डाल देंगे। सबसे पहले हम एक जीन को पता लगाएंगे कि किस जीन की हमें कॉपीज बनानी है, लगा लिया। फिर उस जीन को हम क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, किसी परपोषी में स्थानांतरित कर देंगे, कर दिया। अब इसके बाद जब वो स्थानांतरित हो जाएगा परपोषी में, तो उस परपोषी कोशिका को हम क्या रखेंगे, अपनी निगरानी में रखेंगे। और उसको निगरानी में रखने के बाद में कि भैया भाई ये ई कोलाई है, मान बेटा ये मेरी कोशिका जिसके अंदर जीन था, इस जीन को निकाला। सबसे पहले हमने उस डीएनए की, उस जीन की पहचान कर ली। हाँ कर ली। निकाल कर हमने उस चिन्हित डीएनए को किस में डाल दिया सर, एक ई कोलाई में डाल दिया। हाँ सर डाल दिया। ये लो जी, स्थानांतरित कर दिया। हाँ कर दिया। डन। चलिए अब स्थानांतरित करने के बाद क्या तुम इस ई कोलाई की देखभाल नहीं करोगे क्या? अरे भैया इसी से तो प्रोडक्ट बनाने हैं, तो आप इसकी वृद्धि नहीं कराओगे? हाँ सर। सोच, एक ई कोलाई में डाल दिया, एक ई कोलाई में एक जीन डाल दिया, क्या उस जीन से हमें बहुत सारा इंसुलिन मिल जाएगा कि नहीं ना? तो हमें क्या करना है, हमें अब इस ई कोलाई की वृद्धि करनी है। अब इस ई कोलाई की वृद्धि के लिए हम इस ई कोलाई को एक माध्यम में रख देंगे। जैसे ही माध्यम में रखेंगे ई कोलाई की वृद्धि होती जाएगी। क्या होती जाएगी? इस ई कोलाई की वृद्धि होगी। बहुत सारे ई कोलाई बनते जाएंगे, और बहुत सारे अगर ई कोलाई बनेंगे तो बहुत सारे ई कोलाई के अंदर वो जीन है। हाँ, तो ये जीन इन ई कोलाई के अंदर क्या करेगा, इंसुलिन उत्पन्न करेगा। खत्म। तो देख रेख करते रहेंगे और उत्पाद प्राप्त करते रहेंगे। खत्म। अब इसी चीज को हमारी बुक में एक्सप्लेन कर रखा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सर्वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करेंगे। फिर उसके बाद उसकी क्लोनिंग का मतलब क्या होता है, उसकी लिपियां बनाएंगे। फिर उसको क्या करेंगे, डीएनए उस जीन को क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे किसी वाहक के द्वारा। वो वाहक मैंने आपको पिछले लेक्चर में बोला था क्या होता है, प्लाज्मिड होता है, उसके साथ जोड़ेंगे उस वाहक के साथ। ये सारी चीजें आएंगी, टेंशन मत लेना अभी, ये जस्ट एक ट्रेलर टाइप का है। ठीक है, उसके साथ जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद फिर उसको स्थानांतरित कर देंगे। स्थानांतरित करने के बाद जो पोषक कोशिका है उसकी संख्या को बढ़ाएंगे, उसको माध्यम में रखेंगे। माध्यम में रखने के बाद उसकी संख्या बढ़ाएंगे, उसका रेप्लिकेशन करेंगे, रेप्लिकेशन यानी संख्या बढ़ाएंगे। जब उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो उससे जो उत्पाद है वो मिल जाएगा। खत्म। ये करेंगे हम। अब जरा सोचिए, क्या आपको ये याद नहीं है क्या पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टेनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर की कहानी बता दी थी? हाँ सर बता दी थी।
इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम जो था इससे प्लाज्मिड लिया था, हाँ, और एक जैविक प्रतिरोधक जीन को उस वेक्टर, उस वाहक के साथ जोड़ा था, जी हाँ जोड़ा था। अब मुझे पता है आप में से कई बच्चों को कुछ चीजें समझ में नहीं आई होगी, बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता है, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पढ़ाया उसमें कुछ कुछ हल्की हल्की चीज समझ में आई, हल्की हल्की चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि ये चैप्टर की शुरुआत है ना हमारी एनसीईआरटी में गलत तरीके से कर रखी है। अब हम करते हैं असली चैप्टर की शुरुआत यहां से, जी हाँ, असली चैप्टर जो है ना आपका जैव प्रौद्योगिकी, वो यहां से स्टार्ट होएगा, यहां से, इस टॉपिक के साथ। ये है वास्तव में चैप्टर की शुरुआत, यहां से अब आपको चीजें समझना स्टार्ट होंगी, ठीक है। लेकिन वो एग्जाम्पल मत भूलना, इंसुलिन वाला, क्योंकि उसी एग्जाम्पल को लेकर ये पूरे चैप्टर को मैं चलाने वाला हूं। भूल मत जाना कि मेरे अंदर एकमात्र जीन बचा है जो इंसुलिन बना रहा है, बाकी सब के अंदर खत्म हो गया। उस एग्जाम्पल के द्वारा ही चीजें समझ में आएंगी। डन। तो आइए अब जो टॉपिक, जो असली चैप्टर जो है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। क्या कि जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी है या आनुवांशिक अभियांत्रिकी, जो उसका सिद्धांत है जिसमें हम पुनर्योगज डीएनए बनाते हैं, उसके लिए हम क्या साधन यूज में लेने वाले हैं। साधन कौन से, टूल्स, साधन हम यूज में लेने वाले, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन हम कौन से यूज में लेने वाले हैं। तो ये बहुत सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। अब मैं आपको बहुत बेसिक सी चीजों से समझाऊंगा, क्योंकि अब हो रही है शुरुआत इस चैप्टर की। देखिए देखिए, ये आपको समझ में आ गया कि भैया हमारे जैव प्रौद्योगिकी जो है वो इन दो चीजों पर आधारित है। डन। ये समझ में आ गया कि कुल मिलाकर जहां प्रैक्टिकल करेंगे वहां पर वातावरण कैसा होगा, रोगाणु रहित। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया है, सिंपल सा। वातावरण कैसा होना चाहिए, रोगाणु रहित होना चाहिए। ठीक है, ये तो कॉमन सी बात है, समझ में आ गई है। मेन चीज तो ये है, मेन तो ये आनुवांशिक अभियांत्रिकी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब आनुवांशिक पदार्थ को लेकर किसी कोशिका के अंदर डालेंगे, किसी जीव के अंदर डालेंगे, कुछ चेंज करेंगे, ये भी समझ में आ गया था। चले, अब ये जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, इसका एक मुख्य भाग होता है, वो होता है पुनर्योगज डीएनए बनाना। पुनर्योगज डीएनए निर्माण, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, जिसको हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्मेशन। ये इस टेक्नोलॉजी का मेन भाग है। ठीक है, अब जिनको अभी भी कुछ समझ में नहीं आया, अब लास्ट टाइम में एक एग्जांपल बता रहा हूं, उस एग्जांपल को ध्यान से सुन, इस चित्र को अपने दिमाग में फिट कर। पहले तो बायोटेक्नोलॉजी दो चीजों पर आधारित है कि जो भी आप इस टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जहां पर करेंगे वहां का वातावरण कैसा होना चाहिए, रोगाणु रहित। डन। दूसरा क्या करेंगे सर, हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी करेंगे, हम जेनेटिक इंजीनियरिंग करेंगे, हम एक कोशिका के अंदर जेनेटिकल चेंज करेंगे, हम किसी कोशिका के अंदर जीन डालेंगे। क्यों डालेंगे, ताकि हमें उत्पाद मिल सके। डन। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम किसका निर्माण करते हैं, पुनर्योगज डीएनए का निर्माण करते हैं। अब पुनर्योगज डीएनए क्या था, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, एक बार वापस से बता रहा हूं, एक एग्जांपल से, ध्यान से सुनना, वापस से सुनना, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनना। मैंने बोला मैं हूं, ये एक शरीर है, ठीक है, वही एग्जांपल। इस शरीर में ये कोशिका, ओके, उसका ये केंद्रक और उसके अंदर ये जीन है। जिनको समझ में आ गया था एक बार वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। मुझे इस जीन की क्या बनानी है, कॉपीज बनानी है, और इस जीन को किसी कोशिका में डालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होएगा, मैं सबसे पहले इस कोशिका को बाहर निकालूंगा,
इसके अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर बहुत सारे जीन हैं। केंद्रक के अंदर तो बहुत सारे जीन हैं। हाँ सर, केंद्रक के अंदर तो बहुत सारे जीन हैं। उसमें से एक निश्चित जीन जो है उसे मुझे निकालना है। एक निश्चित जीन जो था, ये निश्चित जीन है ये वाला, इसे मुझे निकालना है। तो अब आप मुझे बताएं, सबसे पहला काम आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? कि आपको इस कोशिका को तोड़ना है। इस पूरी कोशिका को तोड़ेंगे, इस पूरी कोशिका को तोड़ेंगे, इसके अंदर केंद्रक को तोड़ेंगे, इसके अंदर सारी चीजों को तोड़ेंगे, सब कुछ तोड़ ताड़ देंगे। क्या प्राप्त करने के लिए? अपना जीन प्राप्त करने के लिए। मान लेते हैं ये वो जीन है जिसका नाम हम बोल रहे हैं ऐच्छिक जीन, ऐच्छिक या वांछित जीन, क्योंकि इसी जीन की हमें क्या करनी है? कॉपीज बनानी। डन, निकाल लिया। ओके सर, ये जीन दूसरे जीन से के आसपास था, उनके से जुड़ा हुआ था। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है किसी को? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये मैं हूं, ये मेरी कोशिका जिसके अंदर जीन था, मुझे इस जीन को निकालना है। तो निकालने के लिए मुझे, अब जरा सोचिए, इस कोशिका में आरएनए है, इस कोशिका में प्रोटीन है, इस कोशिका में कार्बोहाइड्रेट है, इस कोशिका में लिपिड है। सुन मेरी बात को गौर से सुन। मैंने बोला ये कोशिका है, इस कोशिका में से मुझे डीएनए निकालना है। निकालना है डीएनए? हाँ सर, डीएनए निकालना है। इस कोशिका में आरएनए है? हाँ है। इस कोशिका में प्रोटीन है? हाँ है। इस कोशिका में लिपिड है? हाँ है। मुझे उन सारी चीजों से कोई मतलब नहीं है। तो जरा सोच, प्रोटीन को अगर मैं तोड़ दूं, खत्म कर दूं, लिपिड्स को खत्म कर दूं, कार्बोहाइड्रेट्स को खत्म कर दूं, आरएनए को खत्म कर दूं, सब कुछ खत्म कर दूं, किससे? एंजाइम से। जैसे प्रोटीएज एंजाइम प्रोटीन को खत्म कर देता है, लाइपेज लिपिड्स को खत्म कर देता है, सेल्यूलेज सेल्यूलोज को खत्म कर देता है, पैक्टिनेज पैक्टिन को खत्म कर देता है। तो सारी चीजों को खत्म कर दिया। डीएनएज डीएनए को खत्म करता है। मैंने डीएनएज यूज में नहीं लिया। सोच, मैंने प्रोटीएज यूज में लिया, उसने इस कोशिका के सारे प्रोटीन खत्म कर दिए। मैंने आरएनएज यूज में लिया, उसने इस कोशिका के सारे आरएनए खत्म कर दिए। मैंने सेल्यूलेज लिया, जो कोशिका भित्ति जो होगी पादप, मान लो अब ये पादप कोशिका, इसकी सेल्यूलेज जो होगा सेल्यूलोज को खत्म कर देगा है। डीएनएज किसको खत्म करता है? डीएनए को। मैंने डीएनएज नहीं लिया, बाकी सारे एंजाइम ले लिए। वो सारे एंजाइम सारी चीजों को खत्म कर देंगे, क्या बच जाएगा? डीएनए नहीं बच जाएगा। हाँ सर, डीएनए आ गया आपके पास, आ गया। ऐच्छिक जीन आ गया? हाँ सर, ऐच्छिक जीन आ गया। अब इस ऐच्छिक जीन का क्या करेंगे? इस ऐच्छिक जीन को मुझे एक कोशिका में डालना है। मान लो ये ई कोलाई कोशिका है। ई कोलाई कौन है? कोशिका है। और ये एक जीवाणु है। जीवाणु में केंद्रक तो होता नहीं है, आप ये अच्छे तरीके से जानते हैं। इसका ये मुख्य अनुवांशिक पदार्थ है। मुझे इस जीन को इसके अनुवांशिक पदार्थ के साथ जोड़ना है। इस जीन को इसके अनुवांशिक पदार्थ के साथ जोड़ना है। क्या करूं? अब मान लो ये जीन अगर खराब हो गया, एक ही जीन मिला है। पहली बात तो ये जीन ही हमें कितना मिला? एक मिला। अब ये जीन अगर मान लो गलती से खराब हो गया, फिर तो क्या करें? सबसे पहले तो इसकी कॉपीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कॉपी बनाएंगे, है ना? हाँ, आइए। तो इस जीन को कॉपीज बनाने के लिए, ध्यान से सुनना, इस जीन की कॉपी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? कुछ वाहक होते हैं, कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनका काम ही क्या होता है? डुप्लीकेशन करना, रेप्लिकेशन करना, क्लोनिंग करना, अपनी संख्या बढ़ाना। कौन होते हैं? जीवाणु के अंदर मिलते हैं वाहक, जिनका नाम होता है प्लाज्मिड। कौन होते हैं? प्लाज्मिड। हम सबसे पहले इस प्लाज्मिड को निकालते हैं, एंजाइमों की सहायता से निकालते हैं। निकाला किसको? प्लाज्मिड को। और इसको काटा, ये काट दिया। अब कैसे काटेंगे, किसकी सहायता से काटेंगे, वो आज हम पढ़ने वाले। काट दिया, स्टेप बाय स्टेप चीजें देखना। काट दिए, और काटने के बाद इस ऐच्छिक जीन को इसके पास लाकर जोड़ दिया। ये वाला जो जीन था, इसको यहां पर लाकर जोड़ दिया। तो ये जो डीएनए जो बना है, ये वाला जो डीएनए जो बना है, जिसमें आपने एक प्लाज्मिड के साथ में आपने एक ऐच्छिक जीन को जोड़ दिया, ये क्या कहलाएगा? आपका पुनर्योजी डीएनए। पुनर्योजी या पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या करेंगे? अब इसको वापस से इसी में ही डालेंगे। पहले निकाला, इसके साथ अपना ऐच्छिक जीन जोड़ा, जोड़ने के बाद इसको वापस यहां पर डालेंगे। ठीक है सर, डाल दिया। अब क्या होगा? सुनो, स्टेप बाय स्टेप चीजें सुनो। डाल दिया, ठीक है। अब ई कोलाई के अंदर क्या है, जरा देखिएगा।
ये हमारी इकोलाई, जिसके अंदर ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ है, और ये इसका प्लाज्मिड, जिसके पास हमारा ऐच्छिक जीन है। ठीक है, अब हम इस इकोलाई को एक माध्यम में रखेंगे। इस इकोलाई को एक माध्यम में रखेंगे। मान लो ये हमारी एक पास एक बीकर है जिसके अंदर एक माध्यम था। माध्यम का मतलब जिसके अंदर पोषणीय पदार्थ है। माध्यम का मतलब ये माध्यम जिसके अंदर पोषणीय पदार्थ है। क्या आप अच्छे तरीके से, इस माध्यम के अंदर आपने इस इकोलाई को रख दिया। ओके, अब आपने इस इकोलाई को रख दिया जिसके अंदर हमारा ऐच्छिक जीन था। हाँ सर, अब आप मुझे बताइए, इस इकोलाई को इस माध्यम से जब पोषण मिलेगा तो ये इकोलाई की संख्या नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। इकोलाई जब अपनी संख्या बढ़ाएगा, इकोलाई जब अपनी संख्या बढ़ाता जाएगा तो इसका ये जो प्लाज्मिड है ये भी तो अपनी संख्या बढ़ाएगा। हाँ सर, और प्लाज्मिड के साथ आपने क्या जोड़ रखा है सर? प्लाज्मिड के साथ हमने हमारा ऐच्छिक जीन जोड़ रखा है। उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी? हाँ बढ़ेगी। तो जरा सोचिए, एक जीन था, उस एक जीन से हम करोड़ों जीन बना सकते हैं, उसी जीन की कॉपीज बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कॉपीज बना ली है। समझ में आ गया? क्लियर है? चले आगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? डंडना डंडन, यहां तक की बात मेरे ख्याल से हर बच्चे को समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम एक जीन की कॉपीज बनाते हैं। क्लियर? ठीक, चले। अब यहां तक की बातें अगर समझ में आ गई तो अब स्टार्ट करते हैं। क्या हमारा टॉपिक जो है वो ये टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आप आनुवांशिक अभियांत्रिकी में करने क्या वाले थे? सोचिए, आप इस आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्या पुनर्योगज डीएनए का निर्माण नहीं करना चाहते हो? करना चाहते हो ना भाई? तुमने किया कि नहीं किया? देख, यहां पर मैंने कराया कि नहीं कराया? सोच, क्या मैंने ये पुनर्योगज डीएनए नहीं निर्मित किया? क्यों किया? क्योंकि मुझे अपने ऐच्छिक जीन की क्या बनानी है? कॉपीज बनानी है। तो ये करने के लिए आप एक वाहक लेकर आ रहे हो। वाहक का मतलब जो जिसके अंदर आप अपने ऐच्छिक जीन को जोड़ेंगे और फिर वो ऐच्छिक जीन को लेकर वापस कोशिका में चला जाएगा और वो वहन कर लेगा, आपके ऐच्छिक जीन का वहन करके। ये एक बस है, निकाली आपने बस। उस बस में यात्री को बैठाया, यात्री बैठ गया, वापस बस चली गई यहां पर, यहां जाकर ये बस की कॉपी बन रही है। अब बस की कॉपी बन रही है यानी वो जो वाहक डीएनए उसकी कॉपी बन रही है, तो साथ साथ हमारा जो ऐच्छिक जीन है उसकी भी कॉपी बन रही है। खत्म, सीधी सी बात है। तो मेन चीज क्या है? पुनर्योजी डीएनए का निर्माण करना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का निर्माण करना। ये मेन कार्य है किसका? जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो जरा देख नीचे क्या लिखा हुआ है, टूल्स, यानी हम कुछ साधन यूज में लेने वाले। कौन सी टेक्नोलॉजी में? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए का क्या करेंगे? निर्माण करेंगे, पुनर्योजी डीएनए का निर्माण करेंगे। ऐसी तकनीक जिसके अंदर हम पुनर्योजी डीएनए का निर्माण करेंगे। तो निर्माण करने के लिए क्या हमारे पास कुछ साधन होने चाहिए? कैसे करोगे? क्या यूज में लोगे? है ना? तो वो साधन हम पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको ओवरऑल मीनिंग समझ में आ गया होगा। आइए अब स्टार्ट करते हैं पुनर्योजी या पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन। यहां से हेडिंग डाल रहा हूं मैं, पुनर्योजी डीएनए तकनीक के साधन। ठीक है, तो पुनर्योजी डीएनए तकनीक के मेन जो साधन हैं वो है तीन मेन साधन है। 3 से 4 मेन साधन आपको मिलेंगे, टूल्स मिलेंगे। कौन से 3 से 4 होते हैं? सबसे पहला जो साधन है, सबसे इंपॉर्टेंट साधन है, वो है एंजाइम। बिना एंजाइम के बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच, जो साइंस की बायो की ये जो ब्रांच जो है, बिना एंजाइम्स के ये पॉसिबल ही नहीं थी। अगर एंजाइम्स ना होते तो आप ये 2 चैप्टर ना पढ़ रहे होते, विज्ञान की ये शाखा पैदा ही ना होती। अगर कौन? एंजाइम्स ना होते, जो मेन एंजाइम जो यहां पर हम यूज में लेने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टूल, सबसे पहला साधन जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला टूल, साधन जो हम पढ़ेंगे, जिसको हम यूज में लेंगे पुनर्योजी डीएनए का निर्माण करने के लिए, वो कौन है? एंजाइम। ठीक है,
उसके बाद क्या होंगे सर, वाहक होएगा। सेकंड हम किसकी बात करेंगे, वेक्टर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाहक, जिसमें प्लाज्मिड की बात करेंगे। आप में से कई बच्चे पूछेंगे सर प्लाज्मिड क्या होता है, ये आएगा। मैंने आपको क्या बोला था, सारी चीजें आएंगी ना, एक एक करके आएंगी, बोला था ना, चैप्टर अब स्टार्ट होएगा, है ना। तो एंजाइम की सबसे पहले बात करेंगे, फिर वाहक की बात करेंगे, फिर परपोषी कोशिका की बात करेंगे, यानी होस्ट सेल की बात करेंगे। वो उल्टा लिख दिया, परपोषी कोशिका इधर हिंदी में, इतना समझ जाएंगे ना, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। मैंने यहाँ पर गलती से बाद में इंग्लिश पहले हिंदी लिख दिया, ठीक है। चलो ऐसे लिख देता हूं, कई बच्चों को फिर दिक्कत हो जाती है। होस्ट सेल की बात करेंगे, परपोषी कोशिका की बात करेंगे। मेरी बात को गौर से सुनना, ये चैप्टर शुरुआत अभी हुआ है, थोड़ा धैर्य बनाकर रखना, पेशेंस रखना। ये चैप्टर जिस दिन एंड होगा ना, एंड होगा, उस दिन सोचना क्या आपको चैप्टर समझ में पूरा आया। सोचना, हो सकता है किसी दिन आपको इस चैप्टर में कोई चीज समझ में ना आए, हो सकता है अगले दिन आ जाए, हो सकता है आज ना आए कल आ जाए, कल ना आए परसों आ जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं पेशेंस बनाए रखना इस चैप्टर में। ये चैप्टर को जब हम एनसीईआरटी से पढ़ते तो भाई साहब बहुत ही गंदे लेवल पर दे रखा है, चीजें समझ में नहीं आती है। एक स्टूडेंट की नजरिए से देखूं, इस चैप्टर को जब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ना, बहुत गंदे तरीके से समझा रखा है, समझ में नहीं आता है। तो मैं कड़ियां जोड़ रहा हूं इस तरीके से कि आपको रोज प्रतिदिन जो भी लेक्चर आ रहा है वो समझ में आए। जिस दिन ना आए टेंशन मत लेना, जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो ना, फिर मेरे से कहना सर समझ में नहीं आया, ठीक है, फिर कहना। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, और फिर भी ना आए फिर मैं दूसरा इलाज बताऊंगा, ठीक है, लेकिन पेशेंस रखना। तो भैया 3 मेन चीजें हम पढ़ेंगे यहां पर, जो साधन हम पढ़ने वाले हैं पुनर्योजी डीएनए बनाने के लिए। 3 एंजाइम्स यूज में लेंगे, है ना, वेक्टर यूज में लेंगे, वाहक जो प्लाज्मिड जो चीज थी, परपोषी कोशिका जिसके अंदर डालेंगे उसकी बात करेंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करने हैं बेटा, यहां पर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज वो है एंजाइम्स, उत्प्रेरक। एंजाइम को हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्प्रेरक। एंजाइम्स की बात करने वाले हैं। अब बेटा जो हम एंजाइम पढ़ेंगे, जो हमारे जेनेटिक इंजीनियरिंग या हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी का सिद्धांत, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर जो पुनर्योगज डीएनए बनाएंगे। सोच, मैंने क्या बोला, बायोटेक्नोलॉजी तो एक ब्रांच है जिसके अंदर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सिद्धांत है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या बना रहे हैं, पुनर्योगज डीएनए बना रहे हैं। पुनर्योगज डीएनए बनाने की जो तकनीक जो है, उसमें जो साधन यूज में लेने वाले, उसमें सबसे पहला साधन हम क्या पढ़ रहे हैं, एंजाइम पढ़ रहे हैं। चल रहा है ना दिमाग, क्या पढ़ रहे हैं, एंजाइम। अब जो एंजाइम जो पुनर्योगज डीएनए तकनीक में यूज में आएंगे वो है 4 प्रकार के। कितने प्रकार के देखने वाले हैं, 4 प्रकार के हम एंजाइम देखने वाले हैं। कितने प्रकार के एंजाइम देखने वाले हैं, 4 प्रकार के एंजाइम्स पढ़ेंगे। 4 प्रकार के क्या देखने वाले हैं, एंजाइम्स देखने वाले हैं। आइए सबसे पहला जो एंजाइम जो है फर्स्ट। अब यहां पर ये थोड़ा ना बताने बैठूंगा कि भैया एंजाइम क्या होता है, एंजाइम की खोज किसने करी, ये आप सब जानते, पढ़ाया हुआ है। हम तो सीधा बात करें भैया डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में पुनर्योगज डीएनए तकनीक, जो पुनर्योगज डीएनए जो आपको बनाना है, ये बनाने के लिए, ये डीएनए बनाने के लिए आपको एंजाइम्स की जरूरत है। कितने प्रकार के भाई, सब 4 प्रकार के एंजाइम है। सबसे पहला जो एंजाइम जो है उसका नाम है, याद रखना, लयनकारी एंजाइम। हिंदी में बोलते हैं लयनकारी एंजाइम। फिर मैं बोल दूं, जो मैं चीज इस चैप्टर में पढ़ाने वाला हूं उनमें से कई ऐसी चीजें हैं जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, कई ऐसी चीजें जो एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी, जानबूझ कर पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो अगर नहीं पढ़ाऊंगा तो ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। लयनकारी एंजाइम, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा जी लाइसिंग एंजाइम।
बहुत सिंपल से एंजाइम्स है, ठीक है। क्या होते हैं लयनकारी एंजाइम, क्या होते हैं लाइसिंग एंजाइम, आइए ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपसे पूछा उसी एग्जाम्पल, मैंने आपको क्या बोला था, एग्जाम्पल ये वाला याद रखना, ये शरीर है, मेरा शरीर है, इस शरीर की इस कोशिका से मुझे जीन निकालना है, निकालना है। तो अब आप मुझे बताइए, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं, मेरी इस कोशिका से जीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, क्या इस कोशिका को तोड़ना है, सोचो, क्या इस कोशिका को खत्म करना है, हाँ पूरा का पूरा इस कोशिका को खत्म करना है, सिवाय किसको छोड़कर, डीएनए को छोड़कर है? अब मैंने आपसे कहा, दोस्त ध्यान से सुनो, मैंने आपसे बोला कि भाई साहब ये एक कोशिका है, ठीक है, इसमें डीएनए भी है, इसमें आरएनए भी है, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें लिपिड भी है, ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है जी, ओके। अब इमेजिन करिए, आप में से कितने बच्चों को सेल चैप्टर याद आ रहा है? सेल चैप्टर में हमने एक कोशिकांग पढ़ा था जिसका नाम था लाइसोसोम, याद आ रहा है? लाइसोसोम, याद कर, क्या था? लयनकाय, याद आ रहा है? लाइसोसोम हिंदी में क्या बोला था? लयनकाय बोला था। हाँ सर, लाइसोसोम जिसको हमने सुसाइडल बैग बोला था, आत्मघाती थैली, आत्महत्या की थैली बोला था। क्या था ये लाइसोसोम? सर एक कोशिका के अंदर एक कोशिकांग होता है जिसके अंदर एंजाइम है। मैंने कहा ठीक है, ऐसे एंजाइम जब ये लयनकाय फट जाए, ये लाइसोसोम फट जाए, तो ये एंजाइम इस कोशिका को पूरा का पूरा नष्ट कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। अब मान लो इस लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है, उनमें से एंजाइम है कौन सा? डीएनएज भी है, आरएनएज भी है, प्रोटीएज भी है, लाइपेज भी है ना? ऐसे कई होंगे तोड़ने फोड़ने वाले हैं। अब इमेजिन कर, एक कोशिका है बेटा, ये एक कोशिका है, ये वाली कोशिका जो है, इस कोशिका से मैं डीएनए निकालना चाहता हूं। मुझे नहीं चाहिए प्रोटीन, मुझे नहीं चाहिए आरएनए, मुझे नहीं चाहिए कार्बोहाइड्रेट, मुझे नहीं चाहिए लिपिड, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ डीएनए चाहिए। अब इमेजिन कर, इस कोशिका के ऊपर अगर मैं वो सारे एंजाइम छोड़ दूं, उस कोशिका के ऊपर, ये जो कोशिका है, इस कोशिका के ऊपर वो जो लाइसोसोम के जितने भी एंजाइम है, वो सारे के सारे यहां पर छोड़ दूं, सिवाय किसको छोड़कर? डीएनए को छोड़कर। तो वो कोशिका में प्रोटीन खत्म हो जाएगा, हाँ, लिपिड खत्म हो जाएगा, हाँ, कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्या बच जाएगा? सोच, क्या बचेगा? सर डीएनए बच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने उस कोशिका में डीएनएज नहीं डाला। जब डीएनएज नहीं डाला तो सब कुछ खत्म, केवल डीएनए बच गया कि नहीं बच गया? बच गया ना। तो ऐसे एंजाइम क्या कहलाते हैं? लयनकारी एंजाइम, जो एक संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलेंगे? लयनकारी एंजाइम। अरे नाम में देखना, लयनकाय वर्ड याद आ रहा, लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली, क्या थे इसके अंदर? पाचक एंजाइम नहीं थे क्या यार दोस्त? है, सिंपल सी बात है। मेरे को ये कोशिका से डीएनए निकालना है, इस कोशिका के अंदर प्रोटीन, लिपिड, न जाने क्या क्या चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। अब मेरे को इसमें से डीएनए निकालना है, तो मैंने इस कोशिका में वो एंजाइम डाल दिए जो प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट इन सबको खत्म कर देंगे। डीएनए नहीं डाला तो मेरे को क्या मिल जाएगा? डीएनए खत्म, खल्लास, इतनी सी बात है, बताओ। तो सबसे पहले जो एंजाइम जो हम यूज में लेंगे वो कौन से होंगे? लयनकारी एंजाइम यूज में आएंगे। ठीक है, जो एक संपूर्ण कोशिका को नष्ट कर सकते हैं, जिसमें हम डीएनए का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डीएनए का प्रयोग नहीं करेंगे। किसका प्रयोग नहीं करेंगे? डीएनए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्त अगर डीएनए का प्रयोग कर दिया तो डीएनए को नहीं खत्म कर देगा, हमें तो डीएनए चाहिए ना। क्या चाहिए? डीएनए चाहिए। डन, क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? फिर से बोलूं, फिर से देख,
देख, ये एक कोशिका है, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुन। इस कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक के अंदर डीएनए है। आरएनए भी हो सकता है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है। मेन तो यही चीज है, ठीक है, मेन तो यही चीज होती है, ठीक है। अब मुझे सिर्फ क्या प्राप्त करना है? डीएनए। सिर्फ मुझे इससे मतलब है, आनुवांशिक अभियंत्रिकी की में हम डीएनए से मतलब रखते हैं। तो अब जरा सोचिए, इस कोशिका पर मैंने आक्रमण कर दिया, डाल दिए क्या? एंजाइम। कौन सा एंजाइम डाला सर? आपने प्रोटीएज डाल दिया। प्रोटीएज किसको खत्म कर देगा? प्रोटीन को। कार्बोहाइड्रेजेस डाल दिए, किसको खत्म कर देंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को। लाइपेजेस डाल दिए, आरएनएज डाल दिया। ये क्या कर देंगे सर? प्रोटीन खत्म, कार्बोहाइड्रेट खत्म, लिपिड खत्म, आरएनए खत्म, सब कुछ खत्म कर देंगे। जो आवरण होंगे, आवरण किससे बने होते हैं सर? लिपिड और प्रोटीन से बने होते हैं, तो लिपिड और प्रोटीन को खत्म कर दिया है। तो क्या बाहर आ जाएगा? क्या मिल जाएगा? सिर्फ डीएनए हमें प्राप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ, यानी हमने लयनकारी एंजाइम यूज में लिए, वही एंजाइम जो लाइसोसोम में होते हैं, जो एक पूरी कोशिका को नष्ट कर सकते हैं। इसमें डीएनए भी होता है जो डीएनए को नष्ट कर सकता है। हमने डीएनए का इस्तेमाल नहीं किया, क्यों? ताकि हमें डीएनए मिल जाए। अब तो समझ में आ गया दोस्त, अब तो 3 बार समझा दिया, अब तो क्लियर है। हमें फाइनली क्या मिल गया सर? हमें डीएनए मिल गया। अब जरा सोचिए, इतना सारा डीएनए मुझे मिल गया है, बहुत सारा डीएनए मिल गया। हाँ सर। अब इस डीएनए की वजह से एक निश्चित जीन की मुझे कॉपी बनानी है। भाई, आपको इस कोशिका में से डीएनए निकालना था, आपको इस कोशिका में से डीएनए निकालना था। सर आपने डीएनए निकाल दिया। मैंने कहा अब ये इतना बड़ा डीएनए निकाला आपने, और इतने बड़े डीएनए में से एक छोटा सा जीन आपको निकालना है, एक छोटा सा जीन निकालना है। मैंने कहा ये इतना लंबा डीएनए, इतने लंबे डीएनए में से आपको एक छोटा सा भाग, जो जीन जो है, वो निकालना है और उसकी कॉपी बनानी है। अब क्या करें? तो पहली श्रेणी जो थी एंजाइम की, उसका नाम था लयनकारी, जिसने एक कोशिका को नष्ट कर दिया, जिसमें हमने डीएनए का उपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें डीएनए प्राप्त करना है। तो डीएनए प्राप्त हो गया। अब दूसरी श्रेणी, 4 प्रकार में से एक तो हो गया, दूसरी श्रेणी जो है, सेकंड, नंबरिंग हम कैसे दे रहे हैं? ए, ठीक है, बी आएगा। दूसरी श्रेणी जो है वो है इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट श्रेणी के एंजाइम, जिनका नाम है विदलन एंजाइम। अंग्रेजी में बोलते हैं क्लीविंग एंजाइम। अब देखिए, विदलन या क्लीविंग का मतलब होता है काटना। विदलन या क्लीविंग जो होता है उसका मतलब होता है काटना। आपके पास भाई साहब इतना सारा डीएनए आ गया। अब इतने सारे डीएनए में से आपको एक छोटा सा जीन निकालना है, जिसकी आपको कॉपीज बनानी है, ठीक है। एक छोटा सा जीन निकालना है, जिसकी आपको क्या बनानी है? कॉपी बनानी है, ठीक है। अब आपको इस डीएनए को काटना नहीं है। हाँ सर, काटना, और काटने के लिए जो एंजाइम है उनका नाम है विदलन एंजाइम। अब ये विदलन एंजाइम भी आपके 2 प्रकार के, मतलब आपका माथा हिल जाएगा कि एक चीज के फिर प्रकार, फिर उसके फिर प्रकार है। अब ये जो विदलन एंजाइम है, इसके 2 प्रकार है। एक है एक्सो न्यूक्लिएजेज, हिंदी में ऐसे लिखते हैं, अंग्रेजी में एक्सो न्यूक्लिएजेस ये बोलते हैं। और एक होते हैं एंडो न्यूक्लिएजेज, अंग्रेजी में एंडो न्यूक्लिएजेस।
ठीक है सर। अब सर ये क्या होते हैं? मैंने बोला मान लो ये जो डीएनए जो आया था इस कोशिका में से हमने डीएनए प्राप्त कर लिया किससे? लयनकारी एंजाइमों को डाला, इन्होंने पूरी कोशिका को नष्ट कर दिया, सारी कोशिका खत्म हो गई है, सिर्फ हमने डीएनए इस्तेमाल नहीं किया था जिससे हमें डीएनए मिल गया। अब इस डीएनए में से जिस जीन की हमें प्रतिलिपियां कॉपी बनानी है ना, मान लो अगर वो किनारे पर है, मान लो वो जीन जो था यहां पर था, किनारे पर था, वो जीन या तो इस किनारे पर था या मान लो यहां पर किनारे पर था, यानी डीएनए के किनारे पर था, इस डीएनए के किनारे पर था। तो किनारे से इस डीएनए को काटने का काम, इस डीएनए को किनारे से काटने का काम, इस डीएनए को किनारे से काटने का काम जो एंजाइम करते हैं वो ये होते हैं। तो याद रखना ये वो एंजाइम है जो डीएनए को सिरे से, डीएनए को सिरे से काटते हैं। सिरे मतलब 5 डैश या 3 डैश। अब ये मत पूछना 5 डैश क्या 3 डैश क्या, सब पढ़ चुके हैं। डीएनए को सिरे से काटते हैं। और जिनको अभी भी ये लाइन समझ में नहीं है तो भाई साहब ये डीएनए को किनारे से काटने का काम, देसी भाषा में डीएनए को इस किनारे से या इस किनारे से काटने का काम जो एंजाइम करेंगे उनका नाम है एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है जनाब, कोई तकलीफ नहीं, नहीं है। अब मैंने बोला डीएनए को किनारे से नहीं काटना, बीच में काटना है। कहां काटना है? बीच में काटना है, किनारे से नहीं काटना। तो डीएनए को मान लो बीच में काटना है। मान लो वो जीन जो था यहां पर है, वो जीन जो है यहां पर, अब किनारे पे छोड़ना है, वो जीन किनारे पे छोड़ना है, बीच में। तो डीएनए को बीच में से जो काटते हैं, डीएनए को बीच में से काटने का काम, काटने का कार्य जो करते हैं वो कौन होते हैं बेटा? याद रखना, वो क्या कहलाते हैं? आपके एंडोन्यूक्लियेजेज। डन, क्लियर, चले, समझ में आ गया। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सर अभी तक आप द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। यस, एवरी चीज इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अब जो चीज हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, और वो है क्या? इसके एग्जाम्पल। एंडोन्यूक्लियेजेज का एग्जाम्पल है, एंडोन्यूक्लियेजेज का एग्जाम्पल है जितने कहो उतने स्टार लगा देंगे और नोट भी डाल देते हैं। जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेज, अंग्रेजी में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। अब इधर देखना, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे बोला कि भाई साहब अगर मुझे डीएनए को सिरे से काटना है तो ये एंजाइम काटते हैं। कौन से? एक्सोन्यूक्लियेजेस। जो कहां से काटते हैं? सिरे से, कॉर्नर से, किनारे से। ठीक है सर, बीच में से काटना हो तो एंडोन्यूक्लियेजेस। अब आपका प्रश्न है सर बीच में से कहां पर? मान लो जीन यहां पर है तो कैसे पता लगेगा? यहां पर है, कैसे पता लगेगा? तो ये जो एंडोन्यूक्लियेजेज है इनका एक प्रकार है, इनका एक उदाहरण है, इनका एक एग्जाम्पल है, इनका एक प्रकार है, इनका एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेज, जो एक डीएनए को, डीएनए पर एक निश्चित अनुक्रम को काटता है। क्या बोला हमने? ये जो एंजाइम है ना, ये वाला एंजाइम, ये क्या है? एक एग्जाम्पल है किसका? भाई हमने क्या बोला? एंडोन्यूक्लियस कहां से काटेंगे? बीच में।
अब बीच में मान लो एक निश्चित अनुक्रम जो है उसको काटना है, तो उसको काटने का काम कौन कर रहा है? प्रतिबंधन एंडो, यानी एक निश्चित भाग को काटेंगे डीएनए के, एक डेफिनेट, एक छोटा सा एक निश्चित पीस जो होगा उसको काटेंगे। अब आप बोलेंगे सर इनको कैसे पता लगेगा कि कहां से काटना है, कौन से निश्चित अनुक्रम को काटना है, इनको कैसे पता लगेगा? तो ध्यान से सुनना, ये जिस निश्चित अनुक्रम को काटते हैं उस निश्चित अनुक्रम को बोला जाता है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। सर जी कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा रुक, बता रहा हूं ना, आएगा। मैंने बोला कि भैया एंडोन्यूक्लियस कहां से काटेंगे? बीच में से। आपने बोला ठीक है सर। किनारे से काट रहे एक्सोन्यूक्लियस, बीच में से काटेंगे एंडोन्यूक्लियस। बीच में कहां पर? कहीं पर भी काट सकता। मैंने बोला एक ऐसे एंडोन्यूक्लियेजेज जिनका नाम है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेजेज, जो एक डीएनए के ऊपर एक निश्चित अनुक्रम मिलेगा जिसका नाम है पैलिंड्रोमिक अनुक्रम, उस अनुक्रम की वो पहचान करेंगे और जहां पर वो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम मिला वहां पर वो उसे काट देंगे। अब आप पूछेंगे पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या होता है? मैंने कहा आइए देखते हैं। देखिए पैलिंड्रोमिक अनुक्रम पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पैलिंड्रोमिक शब्द बताता हूं। आप मुझे बताइएगा पहला शब्द जो हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, इस शब्द को पढ़ो और देखकर मुझे बताओ। लेफ्ट टू राइट पढ़ो, यहां से यहां पढ़ो और फिर राइट टू लेफ्ट पढ़ो। क्या आ रहा है? MAL आ रहा है, MAL आ रहा है, MALAYA, MALAYA आ रहा है, MALAYALAM, MALAYALAM, यानी लेफ्ट टू राइट पढ़ो या राइट टू लेफ्ट पढ़ो, सेम है। हाँ सर सेम है। चलो ठीक है, एक और वर्ड NAMAN पढ़ो, NAMAN, NAMAN, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और सर और भी हो सकता है। हाँ NITIN, 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 हाँ सर ये भी ठीक। और पापा होएगा क्या? नहीं, पापा नहीं होएगा, पापा थोड़ा ना होएगा। हाँ हिंदी में हो जाएगा पापा, यहां से पापा, यहां से पापा। ठीक है, यहां से पढ़ो डालडा, यहां से डालडा, वहां से डालडा। तो ऐसे ना जाने कितने वर्ड हैं जो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सेम होते हैं। मेरे को याद है, मैं कई बार हर साल बच्चों को बताता हूं, हर साल बच्चों को बताता हूं कि मेरे को याद है मैंने 2014 की बात है, एक बच्चे को पढ़ा रहा था, 12th क्लास में था वो। मैंने कहा ये वाला वर्ड पढ़िए जरा। उसने बोला कौन सा? मैंने कहा ये पढ़। यहां पर लिखता हूं, बड़ा लिखता हूं, पढ़ इसको। उसने बोला सर एंड मैडम डीएनए। मैंने कहा वेरी गुड, तूने लेफ्ट टू राइट जो पढ़ा बिल्कुल सही पढ़ा, एंड मैडम डीएनए। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा उधर से पढ़। कहता है, ध्यान से सुनना, कहता है डीएनए मैडम एंड। का बेटे मौज कर दी तूने, एंड मैडम डीएनए, डीएनए मैडम एंड। अब आप मुझे बताओ क्या ये सही बोला उसने? नहीं, AND एंड। इधर से पढ़ेंगे तो डीएनए थोड़ी ना पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे ना AND। समझ में आया? AND एंड, AND एंड। MADAM मैडम, MADAM मैडम। ठीक है, फिर इधर से DNA, DNA। तो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, एंड मैडम डीएनए, एंड मैडम डीएनए। तो एंड मैडम डीएनए, एंड मैडम डीएनए।
ठीक है, तो ये जो थे, ये चलो इसको छठा नंबर दे देता हूं, 5 ये हो गए, छठा ये हो गया। ये शब्द जो होते हैं इनको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक शब्द, जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है सर, ओके जी, समझ में आ गया। अब आगे सर ये क्यों बताया, मैंने कहा आपको डीएनए की संरचना याद है, डीएनए में एक सिरा होता है 3 इसका विपरीत होता है 5, अगर ये 3 है तो ये 5 और ये 3। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैंने तुमसे कहा जरा ध्यान से देखना, मैं कुछ यहां पर अनुक्रम लिख रहा हूं, GAATTC, GAATTC। ठीक है, जरा मुझे बता सी के सामने कौन होएगा सर, जी, टी के सामने ए, टी के सामने ए के सामने टी, ए के सामने टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी होगा। ठीक है, अब एक काम करो, इस रज्जू पर लेफ्ट टू राइट पढ़ो, ये वाली जो नीचे वाली रज्जू है ना, ये 5 से 3 वाली, जो ये वाली 5 से 3 वाली रज्जू पर तुम लेफ्ट टू राइट जाओ, क्या आ रहा है, GAATTC आ रहा है। इसके विपरीत रज्जू ऊपर वाली, तो पैलिंड्रोमिक अनुक्रम देख रहे हैं डीएनए पर, ये शब्द थे, ये पूरा एक लेटर है, यहां पर अनुक्रम जो होता है वो जोड़ीदार होते हैं, न्यूक्लियोटाइड है। तो आप एक रज्जू पर अगर लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हो तो दूसरी रज्जू पर आपको राइट टू लेफ्ट पढ़ना। आज आप ये चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते, क्योंकि इस मूवी का हीरो जो है वो यही, और इन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं, एक बच्चे ने प्रश्न पूछा था सर, हमारे क्वेश्चन आया था हाफ ईयरली में, आणविक कैंची, याद आ रहा है, आणविक कैंची किसे कहा जाता है, तो कैंची का मतलब होता है काटना। तो आपके जो आणविक कैंची है वो कौन है, विदलन एंजाइम है, जो क्या कर रहे हैं, विदलन कर रहे हैं, या तो वो आपके सिरे से काट रहे हैं कैंची के रूप में, या बीच में से काट रहे हैं, बीच में से अगर एक निश्चित अनुक्रम को काट रहे हैं तो वो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। बोलिए जनाब, समझ में आ गया, कोई तकलीफ, कोई कंफ्यूजन, सिंपल सा था, चलें आगे। ठीक है, अब हमारा टॉपिक ये स्टार्ट हुआ है, इसी टॉपिक पे पूरा एक लेक्चर निकलेगा, किस पे, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस। ये चीज समझ में आ गई, एक निश्चित अनुक्रम को काटते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। जैसे हमने ये अनुक्रम देखा, ये वाला GAATTC, GAATTC, या ऐसे बोल दीजिए CTT AAG, CTT AAG, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे अनुक्रमों को काटने वाले क्या कहलाते हैं, आपके प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई साहब, ये जो प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, इसकी खोज किसने करी, किसने देखा, कितने अब तक मिल गए हैं, कहां से मिलते हैं, ये थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें हैं, वो एक बार हम देखते हैं यहां पर बिंदु दर बिंदु। सबसे पहला बिंदु, सबसे पहली चीज, ये प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस मिलते कहां से हैं, ध्यान से सुनना। ये जीवाणु से प्राप्त होते हैं। ये पर किसकी बात कर रहे हैं हम, हमारी हेडिंग क्या चल रही है भाई साहब, ये चल रही है, याद रखना, हेडिंग ये चल रही है हमारी, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। लिखूं क्या यहां पर, लिख देता हूं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, REST डॉट लगा दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। सबसे पहला ये जीवाणु से प्राप्त होते हैं। दूसरा, अब आपका प्रश्न होगा क्यों,
जीवाणु से क्यों प्राप्त होते हैं? मैंने कहा बताऊंगा, रीजन भी बताऊंगा, ऐसे थोड़ा ना। ये जीवाणु से प्राप्त होते, अभी इतना। लेकिन फिर भी मैं आगे क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, क्यों सर ऐसा क्यों? मैंने कहा अभी रुक जो बताऊंगा। अब तक 900 से ज्यादा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज खोजे जा चुके हैं। कितने? 900 से ज्यादा प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस खोजे जा चुके हैं। किससे? जीवाणुओं के 230 प्रभेद से। प्रभेद को अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेन। अब आपका प्रश्न होगा, सर ये का लिख दिया आपने, ये तो ठीक है, चलो 900 से ज्यादा हमें ऐसे एंजाइम मिल चुके हैं। किससे मिल चुके हैं ये चीज समझ में नहीं आई। 230 प्रभेद, अरे भाई साहब प्रभेद याद नहीं है आपको? अरे याद कर, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट याद है? ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट चूहे वाला याद है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक जीवाणु था जिसके 2 प्रभेद लिए थे। प्रभेद का मतलब है प्रकार, एक आर था एक एस था, याद आ रहा है? हाँ याद आया। तो प्रभेद का मतलब है प्रकार। मान लो एक जीवाणु हूं मैं और मेरे कई प्रकार हैं, तो 230 प्रकार जीवाणुओं के 230 प्रकार से ज्यादा, मतलब जीवाणु के 230 प्रभेद जो हैं, एक प्रभेद से एक प्रकार से, मान लो 230 प्रकार हैं जीवाणुओं के, हैं एक से हमें 5 मिल गए, ऐसे 230 से लगभग 900 से ज्यादा हमें क्या मिल चुके हैं? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मिल चुके हैं। प्रश्न अभी भी वहीं पर टिका हुआ है, क्यों जनाब? क्यों ये जीवाणु से प्राप्त हो रहे हैं, क्यों किसी और चीज से ये प्राप्त नहीं हो रहे? ठीक है, क्या मैंने आपको इसकी खोज बताई कि डेनियल नेथेंस, हैमिल्टन स्मिथ, वर्नर आर्बर, उनको 1978 में नोबेल पुरस्कार मिला। उन्होंने खोजा था सबसे पहला, क्या आपका उनको नोबेल पुरस्कार मिला किस चीज के लिए? इस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खोज और उसके महत्व के लिए बताया मैंने? नहीं। आपको ये बताया सबसे पहला प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस किसने खोजा था, कौन सा खोजा था? नहीं। क्या मैंने आपको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस के निश्चित अनुक्रम बताया अभी तक? नहीं। ये सारी चीजें, सब कुछ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी मैं सिर्फ यहां पर क्या छोड़कर जा रहा हूं, अभी कहां पर छोड़ा? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज। वापस से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, सारी की सारी चीज रिपीट कर रहा हूं, देख ध्यान से देख। इस एग्जाम्पल के साथ में वापस से, एक मैं हूं, मेरे शरीर में एक वो जीन था, उस जीन की मुझे कॉपीज बनानी है। कॉपीज बनाने के लिए उस जीन को मुझे एक वाहक के साथ जोड़ना है। डन। तो सबसे पहला काम क्या होगा? मेरी कोशिकाओं को नष्ट कर डीएनए निकाला जाएगा, उस डीएनए में से जीन प्राप्त किया जाएगा। तो सबसे पहले कोशिकाओं को नष्ट करने का एंजाइम नष्ट करने का कार्य कौन करेंगे? एंजाइम, जिनका नाम था लयनकारी एंजाइम, जो कोशिका के सारी चीजों का लयन कर देंगे, खत्म कर देंगे, लाइसिस कर देंगे, लाइसिंग कर देंगे, खत्म कर देंगे। डीएनए को छोड़कर डीएनएज नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर डीएनएज डाल दिया तो वो डीएनए को खत्म कर देगा। डन। लयनकारी एंजाइम। अब डीएनए आ गया, इस डीएनए का हमें क्या निकालना है? जीन निकालना है। वो जीन जो है या तो किनारे पर होएगा तो काटने का काम कौन करेंगे? विदलन एंजाइम, जो किनारे से काटेगा। एक्सोन्यूक्लियस, जो बीच में से काटेगा एंडोन्यूक्लियस। अब बीच में अगर एक निश्चित अनुक्रम को काटना है, कहां पर? डीएनए पर बीच में एक निश्चित अनुक्रम को काटना है, बीच में एक निश्चित अनुक्रम को काटना है, तो उसको काटने का काम कौन करता है? प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम करता है, जो कौन से अनुक्रम को काटता है? पैलिंड्रोमिक। पैलिंड्रोमिक अनुक्रम क्या था? वो अनुक्रम जिसमें एक रज्जू पर लेफ्ट टू राइट तो दूसरे रज्जू पर राइट टू लेफ्ट जब हम पढ़ते हैं न्यूक्लियोटाइड को तो सेम मिलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक अनुक्रम। ठीक है, ये चीज हमने देखी। फिर हमने बात करी कि भैया ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये किससे मिलते हैं? सर ये बैक्टीरिया से मिलते हैं, जीवाणु से। आपने पूछा क्यों? मैंने कहा नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। फिर आपने पूछा सर कितने अब तक खोजे जा चुके हैं? मैंने कहा 900 से ज्यादा अब तक खोजे जा चुके हैं। कितने प्रकार के जीवाणुओं से? 230 प्रकार के जीवाणुओं से। प्रकार लिख दूं, प्रभेद ना समझ में? 230 प्रकार के जीवाणुओं से लगभग 900 से ज्यादा एंडोन्यूक्लियस खोजे जा चुके हैं। बस इतनी सी बात। क्या इतनी सी बात अपनी कॉपी में लिख सकते हैं? इतनी सी बात। ठीक है, चलें आगे। चल सो बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्त, इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं।
नेक्स्ट लेक्चर और भी, अब देखिए हर लेक्चर इंपॉर्टेंट आता जाएगा इस चैप्टर का। आज इतना ही पढ़ेंगे, जो भी चीजें समझाइए उनको कॉपी में लिखिए, ठीक है। हर लेक्चर में नई चीज मिलेगी समझने के लिए। अभी समय हुआ आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज प्राप्त होते हैं, कवक से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, विषाणु से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं, किससे प्राप्त होते हैं प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम? जल्दी से आंसर लगाइए, फटाफट आंसर लगाइए। अभी अभी आपको बताया है प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज जो होते हैं वो किससे मिलते हैं आपको? कवक से, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, किससे मिलते हैं? दूसरा प्रश्न, अभी तक कितने प्रतिबंधन एंजाइम विलगित किए जा चुके हैं, यानी अब तक कितने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज की हम खोज कर चुके हैं? 220, 240, 900, 700, लगभग कितने खोज चुके हैं हम प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम? चलिए समय हुआ समाप्त, आइए डिस्कस करते बेटा जी। यहां पर पहला प्रश्न था प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज किससे प्राप्त होते हैं? मैंने आपको बताया था किससे मिलते हैं? जीवाणु से। आपने पूछा क्यों? मैंने बोला अगले लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ये तो बताया ना मिलते किससे हैं? जीवाणु से, बैक्टीरिया से, है ना? लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ सर, जीवाणु से प्राप्त होते हैं। डन। दूसरा, अभी तक कितने प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज खोजे जा चुके हैं? ये भी मैंने लिख दिया था, कितने? लगभग 900 से ज्यादा खोजे जा चुके हैं। हमारे ऑप्शन में 900 लिखा हुआ है यार, तो आंसर ये हो जाएगा। अब 900 से ज्यादा कोई ऑप्शन है नहीं, तो सीधी सी बात है, 900 से ज्यादा लिखता तो और भी अच्छा होता, लेकिन आंसर 900 लिखा हुआ है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर इज सी, सिंपल। ये था बेटा जी आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें हम पुनर्योगज डीएनए तकनीक के जो साधन है उन साधनों में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, बाय बाय।